हेलो गुड इवनिंग गाइस। सो वेलकम टू JKSSV ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज के इस लेक्चर में हमने जो इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिक यूनिट पढ़ा था उसके कुछ MCQs डिस्कस करने वाले हैं और लगभग 50 MCQs होंगे जो हम 2 क्लासेस में ख़त्म करेंगे। आप यहाँ भी पढ़े हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको MCQs और कंटेंट दोनों को मिला के आपकी फ़ाइनल तैयारी होगी। आपको साथ साथ क्वेश्चन का रिप्लाई करना है, ठीक है। और क्लास कैसी लगी क्लास की लास्ट में आपको कमेंट सेशन में बताना है। बाकी 1-2 क्वेश्चन आपको करने के लिए भी दिया जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक्स वर्क इज टेकन फ्रॉम। इकोनॉमिक्स वर्क नहीं, इसको कर लो आप बर्ड कर लो, इकोनॉमिक्स बर्ड, ठीक है। जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, कौन सी कंट्री से या कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। तो आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन है आपका, क्या वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, क्या वो लैटिन का है, क्या वो इंग्लिश का है या संस्कृत का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डेट इज़ ग्रीक वर्ड। और आपको मैंने बताया भी था ओइकोनॉमस। ओइको मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड, और नोमस का मतलब मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट को ही इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो बेसिक क्लास आप देखने के बाद आप मेरे MCQs देखोगे। अगर आप मेरे से पढ़े तो पहले बेसिक चैप्टर अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद MCQs देखिए। 20 मिनट लगेगा आपको रिवीजन करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं गाइस। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बोला कि अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट एंजल्स लॉ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको बताना है कि जो एंजल्स लॉ है वो उसने क्या बताया था। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई भी थी ये बात क्यों ऐसा होता है। खैर अभी तो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। क्या इनकम कम होनी चाहिए कंजप्शन से, क्या ऐसा है, क्या इनकम कम होगी। दूसरा ऑप्शन है, देखो मैं बता देता हूँ अर्नेस्ट लॉ क्या बोला था। अर्नेस्ट लॉ ये था, उसने बताया था कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो उसके प्रोपोर्शनल में आपका कंजप्शन तो बढ़ेगा, लेकिन इनकम ज़्यादा बढ़ेगी एज़ कम्पेयर टू कंजप्शन, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आपकी इनकम बढ़ी तो आप सारा कंजप्शन करना स्टार्ट करते हो, सेविंग भी ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसका आंसर ये था कि इनकम मोर देन कंजप्शन, जो इनकम इंक्रीज होती है वो मोर देन कंजप्शन होती है। यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे गाइस। इसका आंसर आ चुका आपका बी ऑप्शन, इसका आंसर है, इसको लिख लेना बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ़ रेपो रेट डिक्रीज देन व्हाट विल इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। अगर रेपो रेट क्या होता है, डिक्रीज होता है। रेपो रेट क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत अच्छे से सीखे होंगे कि जब बैंक रेट आपके RBI जब बैंकों को उधार देता है वो जिस रेट पे इंटरेस्ट देता है अगर वो कम कर दे, इट मीन्स कि बैंक ज़्यादा पैसा लेंगे। जब बैंक ज़्यादा पैसा लेंगे तो मार्केट में भी ज़्यादा पैसा जाएगा। मैंने समझाया था आपको, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मैंने एक्सप्लेन किया था। तो मार्केट में ज़्यादा पैसा जाना मतलब इकॉनमी में ऐड ऑन होना, उसको बोला जाएगा इंजेक्ट होना। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा गाइज, इसका आंसर रहेगा इंजेक्ट। और लीकेज कब होता है, जब आप सेविंग करते हो, जब आप इंपोर्ट करते हो, ठीक है, जब गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा लगाती है। तो इन सब केसेस में क्या लीकेज होता है, इकॉनमी सिंक होती है। मैंने आपको बताया था इकॉनमी कैसी बढ़े कैसे कम होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, 4th क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए गाइस। चलिए वो 3 बेसिक क्वेश्चन थे। अब मैं देखो आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट पढ़ा हुआ एग्जाम में आए। आपको क्वेश्चन के पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार एलिमिनेट करना होता है उसके ऑप्शन को, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर करना होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो नॉन इकोनॉमिक्स मैंने बताया था ना, इकोनॉमिक्स नॉन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटी जिसका भी कहीं ना कहीं मनी से रिलेशन होगा, जो इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर कर सकते हो। तो उसने बोला को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने एग्जैक्टली करवाया भी था क्लास में। बोल रहा कि एक टीचर इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है तो वो पैसे लेता है, वो तो नॉन इकोनॉमिक्स नहीं है। एक टीचर सर्व शिक्षा अभियान के तहत पढ़ा रहा है, उसको भी सैलरी मिलती है। टीचर कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कोई भी कंसल्टेशन दे रहा है तो उसका भी वो पैसा लेगा। टीचर अपनी डॉटर को पढ़ा रहा है तो इसके लिए आंसर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि डॉटर को पढ़ाने के लिए उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा, वो पैसों नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, इन इंडियन क्रेडिट क्रिएशन डन बाय।
जो इंडिया के अंदर क्रेडिट बनता है, मतलब पैसे लेके मार्केट में देना लेना, तो वो कौन करता है, क्रिएशन कौन करता है? देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा क्यों है? क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं, बच्चे लगाते हैं आरबीआई, ठीक है, बच्चे लगाते हैं आरबीआई, बट ये ऑप्शन गलत है। ये बेटा मैनेज, ये क्रेडिट बनाता नहीं है, ये सिर्फ कंट्रोल करता है ये। और बनाता कौन है? जो आपके कमर्शियल बैंक। तो पैसों का लेना देना किसके पास होता है? कमर्शियल बैंक करते हैं ये सारा। तो इसका आंसर रहेगा बी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग इंडिया। तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग, वर्ड को ध्यान से पढ़ना, किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है बेटा सेविंग की, सेविंग की। तो सेविंग के केस में सबसे ज़्यादा होता है हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेविंग होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। बोल रहा है कि गुड्स विच आर स्केयर। स्केयर का मतलब क्या होता है? जिसकी कमी हो। तो वो कौन से गुड्स होते हैं? वो इकोनॉमिक्स गुड्स होते हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन क्लास में भी करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। ये आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है स्केरसिटी रेफर टू। स्केरसिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिमांड इक्वल टू सप्लाई। बिल्कुल भी नहीं, डिमांड सप्लाई के इक्वल ऐसा कुछ भी नहीं होता। बोल रहा है कि सप्लाई जब ज़्यादा होगी डिमांड से, तो क्या इस केस में स्केरसिटी आएगी? कमी कब आएगी? कॉमन सी बात है, कमी कब आएगी? जब आपकी सप्लाई लेस पड़ जाएगी एज कम्पेयर टू डिमांड। मतलब डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, इस केस में क्या आएगी? कमी आएगी, स्केरसिटी आएगी। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाया भी था। बोल रहा है कि चेंज इन टोटल कॉस्ट। तो बताइए ये क्या होता है? टोटल कॉस्ट में चेंज होना मतलब मार्जिनल कॉस्ट। कॉस्ट कैन नॉट रिकवर्ड, जिसको हम रिकवर्ड नहीं कर सकते। लास्ट ईयर में पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको बोलते हैं शंक कॉस्ट। क्या बोलते हैं? शंक कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जिसको आपने करने के बाद वो रिकवर होने के चांसेस नहीं है, उसको बोलते हैं शंक कॉस्ट। आगे देखो, अदर बेस्ट अल्टरनेट। यही तो होता है कि दो चीज़ों में एक को चूज़ करो, एक को छोड़ दो। जो सेक्रीफाई किया वही तो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसके ऊपर आप प्रॉफिट कमा सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कि बोल रहे कि इकोनॉमिक्स के अंदर सप्लाई साइड का मतलब क्या होता है? वो किसके लिए सप्लाई साइड आप किसको बोल सकते हो? क्या कंज्यूमर के बिहेवियर से या कंज्यूमर को देख के? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंज्यूमर को देख के आप सप्लाई का नहीं, आप डिमांड का पता करते हो, और प्रोड्यूसर को लेके आप पता करते हो सप्लाई का। ये मैंने आपको बेसिक क्लास में पढ़ाया था। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फीचर ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होता है? मैंने लास्ट क्लास में आपको मार्केट इकोनॉमी, बेसिक में भी आपको मैंने सारे इकोनॉमी पढ़ाए थे। तो मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? मार्केट में जिसमें प्राइस का कंट्रोल मार्केट के पास होता है, वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है, वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। चलिए इसमें बोलता है कि रेशनिंग एंड प्राइस कंट्रोल होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें कंज्यूमर की सोबरनिटी होती है, मतलब कंज्यूमर को आज़ादी होती है, बिल्कुल होती है, कंज्यूमर को आज़ादी होती है, वो कोई भी सामान ले सकता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन हाई होता है। हर एक बंदा चाहता है कि हमारा प्रोडक्ट बेचे, तो कंज्यूमर के पास बहुत सारे चॉइस होते हैं, ठीक है। बाकी एक्टिव स्टेट इंटरवेंशन होता है, तो बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, स्टेट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। तो आंसर भी इसका बी होगा। यहाँ पे क्या होता है? कंज्यूमर को आज़ादी होती है। मैंने मार्केट, कैपिटलिज्म, उसके बाद सोशलिज्म, सब कुछ मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन जब आते हैं ना, तभी बच्चों को भी समझ नहीं आती है, जब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर था हमारा 8 हो गया ना क्वेश्चन नंबर। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का फीचर कौन नहीं है? कैपिटलिज्म क्या होता है? यहाँ पे प्राइवेट का पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट का पूरा कंट्रोल होता है। बोल रहा है कि इसमें क्या होता है? राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्या बिल्कुल वहाँ पे प्राइवेट का रोल होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन, बिल्कुल कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। क्या वहाँ पे सर्विस? क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच आर द फॉलोइंग इज नॉट।
क्या बोल रहा है, जो नॉट ध्यान से पढ़ना, जो कैपिटलिज्म का पार्ट नहीं है। तो कौन सा नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल होती है, कंपटीशन होता है मार्केट में, फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है। तो यहाँ पे इनका मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना नहीं होता। सर्विस प्रोवाइड कौन करता है, प्लान्ड इकॉनमी, या आप बोल सकते हो सोशलिस्ट इकॉनमी, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है जिसके ऊपर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्लोज्ड इकॉनमी को आप क्या समझते हैं, क्लोज्ड इकॉनमी को आप क्या समझते हैं। तो क्लोज्ड और ओपन इकॉनमी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। क्लोज वो इकॉनमी जहाँ पे दूसरी कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा, क्लोज इकॉनमी को आप क्या समझते हैं, यहाँ पे नीदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये तो बिल्कुल बच्चों वाले बेसिक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखो क्लास में जो कंटेंट पढ़ा बहुत ज़बरदस्त है। MCQs आपको हम एग्जैक्टली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको ऐसे क्वेश्चन करवाएं जिसमें बच्चे को ये लगे कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आते, तो इन लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ाया तो चलो इनके साथ अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसी बिल्कुल हमारी स्ट्रेटेजी नहीं है। हमें बस एग्ज़ाम के एक लिमिटेशन में रह के आपको MCQs करवाने हैं। वो अगर आपको सिंपल लग रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। इससे हालांकि इससे डबल कंटेंट, अच्छा कंटेंट हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन MCQs वही करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे। अब आपको अगर सिंपल लग रहा है इसका मतलब आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंटेंट आप एक बार देखिए, ठीक है। अभी तो हमने ऑलमोस्ट फ्री कर दिया बच्चों के लिए। 400 के आपको 4 कोर्स 3 कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, MCQs, मॉक टेस्ट, PDF, हर एक कुछ। और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। और एक जो कौटिल्य अर्थशास्त्र मेनली डील्स विद, जो कौटिल्य की बुक थी, कौटिल्यस बुक जो थी अर्थशास्त्र, वो किसके रिलेटेड थी। अब बच्चे इसमें आंसर लगाते हैं इकोनॉमिक्स, बट इसका आंसर है पॉलिटिकल स्टेट क्राफ्ट के, मतलब वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के रिलेटेड थी, वो पॉलिटिकल इशू के ऊपर बुक लिखी गई थी, ठीक है। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था, विष्णुगुप्त। सही में नाम तक क्या था उसका, विष्णुगुप्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इन द नेशनल कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स मैक्रो अप्रोच। इसमें कौन सा मैक्रो अप्रोच है, इसमें कौन सा मैक्रो अप्रोच है। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कौन सा मैक्रो अप्रोच है। अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट्स ऑफ मैंगोज टू UK, तो एक मैंगो एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या ये मैक्रो है कि माइक्रो है। ये तो इंडिविजुअल व्यापारी का काम है, तो ये बिल्कुल माइक्रो अप्रोच है। इनकम फ्रॉम रेलवे, रेलवे एक सिंगल सेक्टर से आ रहा है, माइक्रो अप्रोच है। सेल्स ऑफ बाटा शू कंपनी, कोई बाटा शू कंपनी है जो वो बाटा के शूज़ वगैरह बेच रही है, ये भी इंडिविजुअल कंपनी है। तो इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया, ये ओवरऑल मैक्रो है, यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो समझाने वाला को मैं आपको समझा दूंगा। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इनटू इनकम ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ GNI पर कैपिटल यूजिंग द एटलस मेथड एक्सचेंज रेट फॉर द 2020-21 फिजिकल ईयर, इंडिया फॉल्स इन विच आर द 4 इनकम ग्रुप डिस्क्राइब्ड बिलो। तो इंडिया कौन से ग्रुप में आता है, तो मैंने आपको बता दिया था। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन घुमाने के लिए उसने बोला हुआ है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। इंडिया कौन सा है, इंडिया कौन सा है, देखिए क्वेश्चन था, हाँ इंडिया है लोअर मिडल, इंडिया है लोअर मिडल इनकम कंट्री। कौन सी है, लोअर मिडल इनकम कंट्री है इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो 2020-21 का डाटा है ये। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वर्किंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म इन फ्री मार्केट इकॉनमी रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो फ्री मार्केट होती है उसमें प्राइस का मैकेनिज्म क्या होता है, मतलब प्राइस किसी हिसाब से बढ़ता कम होता है। तो उसमें मैंने पहले ऊपर बता भी दिया, आपको बोल भी दिया था कि इसमें सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 इन इंडियन 16 आ गया क्वेश्चन। चलिए 15 देख लेते हैं एक बार। बोला कि व्हाट इज लेसेस फेयर पॉलिसी। चलिए ये एक नया वर्ड होगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि हम नई चीज़ें भी सीखेंगे, हम नई चीज़ें भी, जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो हमें लगता है कि MCQs में बता दिया कवर होगा, इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला होता नहीं है। जब आपके क्राइसिस आए थे अमेरिका यूरोप कंट्री में 2008 के अंदर, ठीक है, मैंने आपको LPG में पढ़ाया था ये,
तो इसमें जो लेसेस फेयर पॉलिसी एक टर्म यूज़ की, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है विड्रॉल रेस्ट्रिक्शन, मतलब रेस्ट्रिक्शन का हटा लेना, सिस्टम में से रेस्ट्रिक्शन का हटा लेना, उसको बोलते हैं लेसेस फेयर पॉलिसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है गाइस, इन इंडियन इकोनॉमी द सेक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू प्राइवेट एंड पब्लिक ऑन व्हाट बेसिस, किसके बेस के ऊपर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को हम डिवाइड करते हैं? देखिए बोल रहा है कि सबसे पहले जो ओनरशिप होती है एंटरप्राइजेस की, उसके बेसिस पे, बिल्कुल ओनरशिप के बेस पे ही होता है। अगर कंपनी के ऊपर प्राइवेट ओनरशिप है तो प्राइवेट सेक्टर, अगर गवर्नमेंट का तो पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज यूज्ड बाय, तो मैक्रो टर्म सबसे पहले किसने यूज करी थी? मैक्रो और माइक्रो दोनों की थी आपने रेगनर फ्रिश ने। याद कैसे करोगे? देखो माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। चाहे छोटी हो चाहे बड़ी मछली हो, खानी कैसे है? रगड़ के खानी है। कैसे खानी है? रगड़ के फिश खानी है। फिश कैसी हो? जहाँ माइक्रो हो जहाँ मैक्रो हो, दोनों को कैसे खाना? रगड़ के खाना है। तो बस ऐसे आपको याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को याद करो जैसे मर्जी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंडीशन ये है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनना चाहिए। चलिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट सेक्टर इम्प्लाइज कॉपरेशन बिटवीन, किस किस का कॉपरेशन होता है वहाँ पे? पब्लिक और प्राइवेट का, या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डोमेस्टिक या फॉरेन का? तो आंसर साफ साफ है, ये होता है जहाँ पे प्राइवेट और सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं, उसको मिक्स्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए हाँ ये भी था क्वेश्चन। सब प्राइम क्राइसिस इज अ टर्म एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। चलिए, सब प्राइम क्राइसिस एक टर्म यूज की गई, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इकोनॉमिक रिसेशन, मंदी आना इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। ये भी जब 2008 के अंदर क्राइसिस आए थे उस टाइम ये टर्म यूज़ की गई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस। इसका मतलब होता है, टर्म को याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सब प्राइम क्राइसिस। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी एक्टिविटी, इसमें कौन सी टर्शरी एक्टिविटी है? तो मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी बताई थी। प्राइमरी मतलब जो भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड होगा, सेकेंडरी मतलब जो भी इंडस्ट्री के रिलेटेड होगा, और टर्शरी मतलब जो भी सर्विस के रिलेटेड होगा, और टर्शरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा जीडीपी में रोल होता है, ठीक है। इसमें पूछा टर्शरी कौन सा है, तो आंसर होगा ट्रेडिंग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है गाइस? इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रेडिंग, ठीक है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और ये टर्शरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ सोशलिज्म। बाइबल ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म का बाइबल ऑफ सोशलिज्म किसको बोला जाता है? ठीक है, सोशलिज्म क्या होता है? जिसमें सरकार का रोल होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर पब्लिक को क्या करना? वेलफेयर देना। तो सोशलिज्म का बाइबल किसको बोला जाता है? तो बेसिकली ये बोला जाता है दास कैपिटल। एक बुक लिखी थी जिसका नाम था कार्ल मार्क्स ने, याद करने क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखी थी दास कैपिटल, ठीक है। इसको बोला जाता है बाइबल ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म का बाइबल इसको बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 25 तक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हैव अकर्ड इन इंडिया आफ्टर इट्स लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। जब मनमोहन सिंह एलपीजी लेके आए थे, इसमें कौन कौन सा सही है आपको बताना है। पहला बोल रहा है कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज। क्या एग्रीकल्चर का जीडीपी में शेयर बढ़ा था? देखिए एक बात को याद रखना, जब इंडिया आज़ाद नहीं था, इंडिया का इकोनॉमी का सबसे जो मेन सोर्स था वो था आपका एग्रीकल्चर। अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर कम होता रहा है, अब 17-18% के करीब एग्रीकल्चर का जीडीपी में पार्टिसिपेशन पहुंच चुका है। अभी टर्शरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा है। तो इंडिपेंडेंस से पहले एग्रीकल्चर और अब किसका? टर्शरी का। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या इसमें इंक्रीज़ हो रहा है? 1991 के बाद बिल्कुल इंक्रीज़ नहीं हुआ था। पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत होगी। चलिए आगे देखिए,
एक्सपोर्ट बड़ा था, बिल्कुल बड़ा था, इसीलिए तो लाई थी एलपीजी। एफडीआई बड़ी थी, बिल्कुल बड़ी थी, मैंने पढ़ाया भी था आपको एलपीजी। इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज, बिल्कुल बड़ा था। तो ऑप्शन होगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉलो करता है। कौन कौन सा? सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉलो करेगा। चलिए ये ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? इसमें बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन इज हाई इन डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्रीकल्चर इंडिया को देख लो। आगे बोला ऑटोमोटिव सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ टर्शियरी सेक्टर। ऑटोमोटिव क्या होते हैं? जहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह बनते हैं, तो ऑटोमोटिव सेकेंडरी का पार्ट है, टर्शियरी का नहीं है। इंडस्ट्रियल सेक्टर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर किसका पार्ट है? ये आपका दूसरे का पार्ट है। तो इसमें ऑल करेक्ट नहीं है, ऑल इनकरेक्ट कर लो, ठीक है। ऑल क्या है? इनकरेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है, ऑल इनकरेक्ट ऑप्शन, वो नहीं था, नीचे ऑप्शन था। चलिए 24 क्वेश्चन देखिए। विच आर द फॉलोइंग सेक्टर यूज टू हैव लार्जर शेयर इन इंडियाज जीडीपी एट द टाइम ऑफ फॉर इंडिपेंडेंस, इट्स इंडिपेंडेंस। तो आंसर क्या होगा गाइज? एग्रीकल्चर। अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन करा कि जब इंडिया आज़ाद नहीं था उस टाइम पे एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आंसर क्या है गाइज? मनी नहीं है, बाकी सारे थे। देखो मनी कौन से नंबर पे था? आपको पता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो 4 हैं, तो ऑप्शन में जहाँ 4 लिखे होंगे वही आंसर होगा, तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। देखिए ये 4, बाकी वाले में 4 लिखे ही नहीं थे, यहाँ 5 लिख दिए, यहाँ पे 3 याद। कॉमन सेंस से क्वेश्चन होता है, अगर आपको इतना भी याद होता कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो ये थी गाइज आज की क्लास, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस करे। नेक्स्ट क्लास में हम 25 क्वेश्चन करेंगे, तो आपके बेसिक चैप्टर खत्म हो जाएगा एमसीक्यूज़ का, ठीक है। अगर आपने इसको अच्छे से किया, अगर आपने हमारी क्लासेस अच्छे से देखी हैं, तो इकोनॉमिक्स में हमारा टारगेट है 10 आउट ऑफ 10 लेके आना। हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है, लगभग 45 के करीब क्लासेस इसकी होंगी। बाकी एमसीक्यूज़ की क्लासेस अलग से होंगी। तो आप कोशिश करिए, मेहनत करिए, आपके पास टाइम है अभी भी। इसके बाद आपको फ्री में मॉक सेक्शनल मॉक मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी हम फ्री प्रोवाइड करेंगे, इसका पीडीएफ भी फ्री प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। आपको बस ईमानदारी से पढ़ना है और ईमानदारी से मेहनत करनी है। तो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।